बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें, आवाज़ स्क्रीन सब ठीक है आपके पास। अच्छा, अब सैलरी पे एक तो लास्ट अटेम्प्ट का छोटा सवाल बना हुआ है शॉर्ट, और इसके अलावा एक कोई आप लोग बता रहे थे कि कोई पीछे लास्ट अटेम्प्ट में पता नहीं कौन सा था, हाँ वो देख लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आपको इसकी भी प्रैक्टिस दे दें, फिर एओपी पे आएंगे मगरिब पढ़ने के बाद। ये लास्ट अटेम्प्ट का सवाल है 25 का, हाँ छोटा सवाल है, 7 नंबर का है। एओपी का न्यूमेरिकल बेटा बिल्कुल करवाऊंगा। अभी हम मगरिब के इसके बाद जो ब्रेक करेंगे ना, उसके बाद हम एओपी के सवाल करेंगे, सही है। अच्छा ऑनलाइन जी बेटा, क्या कौन सी ब्रेक? वो अभी गए ना, दूसरी ब्रेक होगी 6:15-7 बजे तक। नहीं, वो मगरिब के तकरीबन किस टाइम पे, 7:30 के करीब है ना, 7:30 के करीब करेंगे, ठीक है। और जब तक आपका पिज़्ज़ा भी आ जाएगा। हाँ मैंने सीरियसली भेजा है, हाँ पिज़्ज़ा मंगाया मैंने, तो ग्रुप में मैंने मैसेज किया था, आप लोगों ने देखा नहीं? अब भी किया है ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे मैंने किया है कि पिज़्ज़ा हैज़ बीन ऑर्डर्ड। भाई आप लोग कहाँ हो यार? अच्छा मेरे बच्चों, बस अभी मैं सेशन स्टार्ट करने लगा हूँ दोबारा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें, आवाज़ स्क्रीन सब ठीक है आपके पास। अच्छा अब हम थोड़ा सैलरी की प्रैक्टिस करेंगे, और आपके जो दोस्त अभी इधर उधर हैं उनको फौरी से मैसेज कर दो कि पिज़्ज़ा भी आने वाला है आपका, ठीक है। और जैसे ही आएगा तो क्लास को हम करेंगे साइड पे, और होगी पिज़्ज़ा पार्टी, बता रहा हूँ, छोड़ो पढ़ना, ओके डन डन। इसीलिए मैसेज कर दो सबको, जिसका नसीब होगा वो आएगा। मैं ग्रुप में इसीलिए मैसेज कर दिया था ताकि लोग जो है ना वो उनको पता चल जाए। आप लोगों ने ग्रुप नहीं देखा, मैं उसको उसमें लिखा है, मैं जाते ही जाके थोड़ी सी पागल हो तो ऐसे ही, ओके हम वो बात करते हैं जो ऐसे ही हो। तो बेटा अब आप लोग जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी थोड़ा सा अपने लिए कुछ खाने के लिए इंतज़ाम कर ही लें, ठीक है ताकि आपको भी बुरा ना लगे। अच्छा भाई ऑनलाइन स्टूडेंट स्टार्ट करें बेटा। आवाज़ सही है बेटा? आवाज़ का क्या इशू है बताओ, आपको क्या लग रहा है? आवाज़ मेरी क्या ख़वातीन जैसी है, लड़कियों जैसी है? हाँ वो अगर लग रहा है तो बता दो। आपको लगता है वैसे मेरी आवाज़ पतली है, लड़कियों जैसी है, लगता है ना? ओके नहीं लगता? आप लोग सुन सुन के नहीं लगता होगा ना, जो मुझे पहली दफ़ा सुनता है तो उसको लगता है लड़कियों जैसी। वो मुझे अक्सर होता रहता है, किसी नए ऑफिस जाता हूँ जो वहाँ पे लोग होते हैं ना, हर ऑफिस में हम, टैक्स ऑफिस तो बहुत सारे हैं, तो मेरे नंबर पे कॉल आएगी ना और मैंने हेलो बोला तो आगे से वो कहते हैं सॉरी मैडम वो सर तारिक से बात करिए। मैं यार तारिक की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा सर, तो इसीलिए सुरीली आवाज़ है। अच्छा ठीक है, टैक्स अच्छा पढ़ाता हूँ इसलिए सुरीली आवाज़ है। हाँ यूनिक होना चाहिए, बिल्कुल किसी न किसी में बंदा यूनिक होता तो याद रहता है। हाँ आपको एक चीज़ याद रहेगी, हमारी बीवी से बहुत डरता है, ये आप समझ गए होंगे, मगर मैं आपको बता रहा हूँ उसूल याद है आपको? उसूल याद है? बॉस और बीवी से डरना नहीं चाहिए, डरा डरा दिखना चाहिए भाई, ओके। चले बच्चों, सबसे पहले तो अब हम 2 सवाल कोशिश करेंगे करने के लिए। एक लास्ट अटेम्प्ट का सैलरी का शॉर्ट क्वेश्चन है विच इज़ फॉर 7 मार्क्स, और ये लास्ट अटेम्प्ट का है, इस वजह से इसका मतलब है कि अगर इसका ट्रेंड रिवर्स हो और आपके अटेम्प्ट में फुल फ्लेज सैलरी का सवाल बने और शॉर्ट बिजनेस का बने, हो सकता है ना, ये भी तो मुमकिन है, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी एन मुमकिन है कि फिर एक मेजर सवाल सैलरी पे, अनदर मेजर सवाल बिजनेस, बिल्कुल मुमकिन है। आने दो क्या मसला है, अब तो थ्योरी। मौलवी तू ऐसी बात कर रहा है, मौलवी साहब कह रहे हैं कि यार थ्योरी ज़्यादा पूछ ले। हाँ मैं बताता हूँ ना, ये उसी वक्त हो सकता है कि जब आपके साथ कोई ऐसा बच्चा अटेम्प्ट दे रहा हो, पेपर दे रहा हो जो पनौती हो। हम खुद ही जब हम सारे ही ऐसे हैं तो क्या होगा फिर? कुछ नहीं होता भाई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
ICAP देखिए, एक बात सुने, आप लोगों के लिए पेपर देने जाते हैं, मगर ICAP में बैठे हुए लोगों के लिए वो एक अलग ही बॉल गेम है, वो इस तरह नहीं कर सकते बेटा। हाँ, सबको पता चल गया, अब इसका मतलब है सारे वापस आ गए हैं भाई। अच्छा, इसने मैसेज क्लास का किया था या पिज़्ज़ा का किया? अच्छा, मैंने कहा होगा कि यार पिज़्ज़ा आ रहा है, जल्दी पहुंच जा। हैं? कौन सी? कहा, क्या बोला मैंने? पिज़्ज़ा बोल रहा हूँ क्या? क्या ऑर्डर किया है ना मैंने, आ रहा है तेरे लिए। मौलवी अभी तो तुझे यार क्या तुमको, ओ भाई मैंने नॉन वेज के लिए मुझे नहीं बताया था किसी ने, सीरियसली वो भी मंगा लेता यार। अगर कोई नॉन वेज है तो बता दे। आपको क्या लगता है मैंने वेज मंगाया होगा? सारे नॉन वेज है भाई। खाना पड़ेगा भाई, चिकन भी है और बहरहाल आई थिंक कि दो कम से कम 4-5 एक्स्ट्रा लार्ज बोला है मैंने कम नहीं पड़ना चाहिए। चिकन और बीफ दोनों है, और उसमें अगर तुम चाहो तो वो वाला भी है जो कुछ वर्षों पहले कहते थे कि लाहौर में बिक रहा है। वो मैंने नहीं कहा, ना 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 ना, लाहौर में तो लाहौर वालों को तो पता चल गया भाई, मैं भी रहा हूँ वहाँ पे यार, सिविल सर्विसेज अकेडमी मैंने खाया। यार क्या बात कर दी तूने। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपने हिस्से का पिज्जा इस वजह से नहीं खाऊंगा, खाऊंगा। चले बच्चों स्टार्ट करें, फिर मगरिब का टाइम भी आ जाएगा। बेटा ये जो एक्सपेंस है वो बिल्कुल पर्सनल एक्सपेंस है, अब्बा की तरफ से है, ठीक है, इंस्टीट्यूट की तरफ से है, मगर ये बात ये है आप इसकी बिजनेस टैक्सेशन ना करो, आप इसकी बिजनेस टैक्सेशन ना करो, इसकी सैलरी टैक्सेशन भी ना करो। हाँ, टैक्स की क्लास में बैठेंगे तो ये ज़रूर सोचेंगे। हाँ, तूने नहीं पढ़ा ग्रुप में यार, पागल, उसी वक्त मैंने किया। अच्छा भाई बात सुने, सबसे पहली बात, उस्ताद कभी भी इतना नहीं सिखाएगा कि उस्ताद की इनकम टैक्स और इनकम को तुम पहुंच सको। वो डेफिनेटली मैं ऐसे छुपा लूंगा कि तुम पहुंच ही नहीं पाओगे कि यार क्या है, ऐसे गुर तो तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। बेटा मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ जो एक मेरे को जो शाम के टाइम पे एक सर्टिफाइड एडवाइज़र इन टैक्स के नाम से मैंने कोर्स खुद डिज़ाइन किया है, ये मैं पढ़ाता हूँ प्रोफेशनल्स को। उसमें एक सब्जेक्ट का नाम है टैक्स प्लानिंग। सारी दुनिया भर की टैक्स प्लानिंग पढ़ के उनको पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे पहले खुद फ़ायदा लूँगा ना यार। ये राज की बात है, इस पे मैं बात नहीं कर सकता, नो कमेंट्स। ऑनलाइन वालों ये देखो कितने कमीने, ये चाह रहे हैं जब तक पिज़्ज़ा ना आए पढ़ाई ना हो। आप और हम पढ़ते हैं, इनको छोड़ो। आओ मेरे बेटा, आओ भाई, मुझे पता है तुम लोगों का। हाँ, उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, वो क्योंकि उन्होंने भी समोसे मंगा लिए अपने पड़ोसियों से। चलो बेटा आ जाओ। मेरा बच्चा क्या है मिस्टर? ये है सैलरी का क्वेश्चन है असजद का, और लास्ट अटेम्प्ट का सवाल बेटा वो भी करा दूंगा। मैं 2 सवाल करवाऊंगा, एक तो आपने कहा था, शायद आपने कौन सा अटेम्प्ट का है वो मुझे बता देना। मैं ये लास्ट अटेम्प्ट करवा रहा हूँ ताकि ट्रेंड का भी तो अंदाज़ा हो ना कि शॉर्ट क्वेश्चन कैसे होता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन कैसे होगा, दोनों करते हैं। चलो बेटा जल्दी जल्दी आए, क्योंकि इसमें हमारे पास ये आसानी से जल्दी से हो जाएगा, छोटा क्वेश्चन है। और रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? अंडर दी ये कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। बेटा लाइबिलिटी नहीं पूछ रहा, सिर्फ इनकम पूछ रहा है, तो टैक्स हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इनकम और टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल एंड कुछ नहीं, टैक्सेबल इनकम और टैक्स ईयर। जल्दी जल्दी पढ़ाई पे आ जा बाजी। 2025। अच्छा जी, मैं बताता हूँ बेटा, आपके सवाल में अगर रेजिडेंशियल स्टेटस कोई ना कोई इफेक्ट रखता हो तो जिक्र करेंगे, जब वरना तो सारे रेजिडेंट की टैक्सेशन है ना।
आपका कभी कभी कोई सवाल बनता होगा, उसमें भी एक आध पॉइंट होगा नॉन रेजिडेंट का, अदरवाइज केफ टू है ही रेजिडेंट का, तो उसको मेंशन थोड़ी करते हैं। हाँ, उसकी वजह से कोई इफेक्ट आ रहा हो तो करेंगे। बेटा सैलरी पे सवाल है, सबसे पहले और हेड भी आएंगे, जैसे पहले आ रहे थे तो ये सैलरी का हेड हमने आइडेंटिफाई किया। अब आपको कम से कम फॉर्मेट का पता चल गया कैसे होता है। सैलरी में जो फॉर्मेट होगा वो एंट्रीज आएंगी सारी 1 बाय 1, ठीक है। तो सैलरी की बेसिक सैलरी आ रही है जी। देखिए सबसे पहले तो इसमें कुछ चंद बातें नोट करने की। एक तो ज्वाइंड ऑन 1 जुलाई, इसमें लाजमन देखना चाहिए एक चीज़ कि ये निशानी होती है इस चीज़ की कि 11 महीने का होगा। ये निशानी होती है जब भी किसी को ज्वाइन कराए ना कि इसने नौकरी ज्वाइन की 11 मई तो यानी 1 जुलाई, समझ जाओ ये 11 को चेक कर सकता है। अब क्या ढूंढूं, उसकी पेमेंट कब होगी, और पेमेंट की पॉलिसी होगी एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अस्जद रिसीव्स, ये मेडिकल अलाउंस पे है। अच्छा ड्यूरिंग द ईयर उसके पास, अच्छा इसकी पॉलिसी मुझे ढूंढनी है ताकि पता चले कि मल्टीप्लाई 11 से करूं या 12 से करूं। स्टार्ट तो इसने 1 जुलाई से लिया, 30 जून तक इसका टैक्स ईयर एंड हो रहा है। अब सवाल को मैं गो थ्रू कर रहा हूँ तो इसमें कहीं पे कोई पॉलिसी स्टेटेड नहीं होगी तो 12 लूँगा वरना 11 लूँगा। तो पॉलिसी में ढूंढ रहा हूँ इसकी क्या, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मेडिकल रिम्बर्समेंट है, अकोमोडेशन है, यहाँ पे कोई बात है इसकी शेयर की, ड्यूरिंग द ईयर जो है उसको अनअप्रूव्ड स्कीम से मिला है, कहीं पे भी स्टेटेड नहीं है तो हम 12 ले लेंगे, ठीक है। ये निशानी होती है अक्सर 1 जुलाई का मतलब होता है 11, मगर इस सवाल में नहीं है। तो बेसिक सैलरी $15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12 अमाउंट है इसका। अब एक बात गौर से सुनिएगा, मेरी बात तवज्जो से बेटा। पॉइंट ये है कि आपने ये देखना है कि एवरी टाइम वो ज्वाइनिंग 1 जुलाई से देगा तो मस्ट गो फॉर पेमेंट पॉलिसी। पेमेंट पॉलिसी क्या है, अगर अगले महीने की बिगिनिंग पे मिलता है तो 11 वाली बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये इसका टिपिकल वे है पूछने का। आगे मेडिकल अलाउंस, तो मेडिकल अलाउंस के लिए हम चेक करेंगे क्या, सबसे पहले तो अमाउंट में वर्कआउट कर लेता हूँ। अमाउंट इसका है ये भी 12 मंथ का। अब मैं देखना चाहता हूँ इसमें से एग्जेम्पशन मिलेगी कि नहीं। अब हमें चाहिए मेडिकल अलाउंस की सूरत में ढूंढना कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक इसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं कि नहीं हैं। लिखा है एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अस्जद रिसीव्ड मेडिकल ट्रीटमेंट हैं, और जब दूसरे बेनिफिट्स हों तो मेडिकल अलाउंस और ये 2 हो गए, दोनों की सूरत में मेडिकल अलाउंस फुली टैक्स हो जाता है। अब हम आते हैं मेडिकल, बल्कि वही डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, टर्म्स ऑफ मेडिकल रीइंबर्समेंट। तो चूंकि मेडिकल रीइंबर्समेंट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और इसमें बाकी कंडीशंस चेक नहीं की गई, इस वजह से बाकी कंडीशंस को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि एग्जेम्पशन के लिए हमारे पास कंडीशंस होती हैं और इसमें सिर्फ एक बताई गई है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को एग्जेम्प्ट कर देंगे
क्योंकि बाकी कंडीशन पूछी नहीं गई। बिल्कुल भी नहीं, जब वो कंडीशन ना पूछे तो उस पर अजम्पशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, क्यों लिखो, छोड़ो, वो नहीं पूछना चाहता। देखिए लीगल सब्जेक्ट्स का ये प्रॉब्लम है कि लीगल सब्जेक्ट में कंप्लीट बात चेक करेंगे तो पेपर में सवाल लेंदी हो जाएगा। हर एक चीज़ जो चेक नहीं करना चाहता वो उसको इग्नोर करता है, हम भी इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। मेडिकल अलाउंस भी हो गया, मेडिकल रीइंबर्समेंट भी हो गई। अब है पीटीएल ऑल्सो प्रोवाइडेड अकोमोडेशन बाय रेंटिंग प्रॉपर्टी। अस्चद से ही प्रॉपर्टी रेंट पे ले ली, सेल्फ हायरिंग है। अब सेल्फ हायरिंग की सूरत में पहले सैलरी में और फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या होगा वो देखेंगे हम। सैलरी में आते हैं, सैलरी में तरीक़ेकार क्या है, घर ना मिलता कितने पैसे होते, अल्टरनेटिव अमाउंट, ये इन अदर वर्ड्स फेयर मार्केट वैल्यू को इंडिकेट करता है। और दूसरी तरफ 45% MTS का, सवाल में MTS गिवन नहीं है तो बेसिक सैलरी का, तो हमें दो अमाउंट वर्कआउट करने पड़ेंगे। तो पहले हम सैलरी की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इसको मिला है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में हमें पहले चाहिए एक अमाउंट, और वो क्या है, ऑल्टरनेटिव अमाउंट यानी फेयर मार्केट रेंट। तो फेयर मार्केट रेंट पे अगर आ जाओ तो सवाल में गिवन है पेड मंथली रेंट ऑफ 200,000 टू अस्चद वाइल द फेयर मार्केट वैल्यू, ये देखिए फेयर मार्केट वैल्यू, वहाँ चूँकि फेयर मार्केट लेना होता है तो 2.5 लाख पर मंथ हो गया, तो 2.5 लाख रुपए पर मंथ 12 के हिसाब से कितना हुआ। और दूसरा अमाउंट हमें चाहिए एक और वो क्या है, 45%। किसका, MTS का। MTS गिवन ना हो तो बेसिक सैलरी का, बेसिक सैलरी का 45% ये बन रहा है। विच एवर इज हायर को हम सैलरी में ऐड करेंगे अकोमोडेशन में। तो इस केस में व्हाट इज हायर, इस केस में 45% हायर है। तो हमने क्या किया, हमने देखा उसका फेयर मार्केट या अल्टरनेटिव अमाउंट जिसको कहते हैं, दूसरा 45% MTS नहीं बेसिक सैलरी, विच एवर इज हायर, तो ऑन अकाउंट ऑफ अकोमोडेशन ये टैक्स होगा। क्लियर बेटा, क्या ऑनलाइन वालों समझ आया। देन नंबर 3, अब इसके अंदर एक और ट्रांजेक्शन थी और वो क्या था, प्रॉपर्टी इनकम, क्योंकि उसने सेल्फ हायरिंग की है, अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है। तो प्रॉपर्टी गेट में देखेंगे ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड, क्या किया उसने, 1 लाख शेयर्स बेचे हैं एक्स एम्प्लॉयर के, पुराने एम्प्लॉयर है, मार्वल पेंट्स लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, 100 पर शेयर है, शेयर्स वर इशूड टू हिम अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम, मगर एम्प्लॉय शेयर स्कीम में इशू हुए थे किसी पिछले साल में, इसका मतलब 2021 में सैलरी में टैक्स हो चुका। तो करंट ईयर में कुछ भी नहीं करेंगे, सैलरी की ट्रांजैक्शन नहीं है ये, सैलरी में मिलने वाले एम्प्लॉय शेयर स्कीम के बिकने की वजह से ये पूछ रहा है कैपिटल गेन, क्योंकि गौर से देखोगे तो शेयर्स को बिकवा रहा है। कौन से शेयर्स को बिकवा रहा है, जो कि एम्प्लॉई शेयर स्कीम में मिले थे उसको बिकवा रहा है, इसीलिए हम इसको कैपिटल गेन में ही देखेंगे, ये सैलरी की ट्रांजैक्शन नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर अस्चद ने 5 लाख फ्रॉम अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड है। अच्छा, अब आपको याद होगा ग्रेचुटी फंड अप्रूव्ड हो, पहले तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ग्रेचुटी, 4 इसकी ट्रीटमेंट है ग्रेचुटी की। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट है, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड पूरा एग्जेम्प्ट है, अप्रूव्ड ग्रेचुटी स्कीम 3 लाख तक है। अदर्स, तो अनअप्रूव्ड फंड से मिलने वाला अदर्स में जाएगा, 75,000 रुपये या 50% एग्जेम्पशन होगी। तो अमाउंट फ्रॉम अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड कितना मिला, 5 लाख। तो 5 लाख की सूरत में अमाउंट होगा 75,000 एंड 50%, तो 2.5 लाख या 75,000। तो क्या माइनस करूँ उससे, 75,000 से माइनस करूँगा क्योंकि वो लोअर है, 2.5 लाख और 75 में से 75 लोअर है, वो माइनस हो जाएगा। तो अमाउंट रह जाएगा कितना,
425 और वो टैक्स हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पशन इस केस में 75,000 तक की है। क्लियर है भाई? सैलरी की ट्रांजैक्शंस इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं। इस सवाल की आए इनकम अंडर हेड लिख के प्रॉपर्टी पे मूव कर रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन सारी ऐड कर लो तो आपके पास आ जाएगा इनकम अंडर द हेड सैलरी। आ जाए दूसरे हेड की तरफ, अब वो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, क्योंकि इसने क्या किया है, इसने रेंट पे भी दिया हुआ है। मगर जहाँ पे दो रोल मर्ज हो जाएं, दो रोल मर्ज कैसे हों, जिसमें एम्प्लॉई भी हो, साथ में वो एम्प्लॉई होने के अलावा प्रॉपर्टी का ओनर होके रेंट कमा रहा हो। अब इसका आसान तरीन तरीका है, यार शायद तुमने एक मैसेज किया था कल, मुझे कोई सवाल पूछा था, वो मुझे अभी याद आ रहा है, क्योंकि उसके लिए मैंने थोड़ा सा होमवर्क किया था, वीडियो बनाते बनाते रुक गया। मुझे वो लगा कि बहुत अच्छा सवाल है, मुझे आज ज़रा याद कराना लेट नाइट, उसमें वीडियो बना के भेजूंगा सबको। और जिसको भी बेटा कोई ट्रांजैक्शन नहीं समझ आती, दो जगह पे मैं अवेलेबल हूँ बेटा, एक तो ग्रुप्स पे और दूसरा डायरेक्ट भी। एक ही जहन में रखना, मेरे पास बेतहाशा मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो अगर किसी को आंसर ना हो तो प्लीज़ दोबारा भेजो, इसमें कोई टेंशन मुझे नहीं होगी। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अब जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। तो कुछ ऐसे में ट्रांजेक्शन्स हैं जो सबके फ़ायदे के लिए होंगी, तो मैं उसमें पता है क्या करता हूँ, ऐसी ट्रांजेक्शन्स को मैं वीडियो बनाता हूँ, पेपर पे बना के ना लिखना शुरू करता हूँ, समझाना शुरू करता हूँ। तो जो मुश्किल ट्रांजेक्शन्स होंगी वो मैं वीडियो छोटी बना के ग्रुप पे डाल दूँगा, ठीक है, मोबाइल से वीडियो बना के उसमें समझा रहूँगा भाई इसमें थी, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं। अच्छा, एक बच्चे ने और भी एक अच्छा सवाल पूछा था, मैंने उसकी भी वीडियो बना के रखी दी थी, उसको तो भेज दी, मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूँगा। नाउ इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है सेल्फ हायरिंग। अब सुने मेरी बात समझाने के लिए, मैं तो इस पर भी वीडियो बनाना चाहता हूँ छोटी सी, मगर सामने बैठे हो तो वीडियो क्यों लाइव सिखा रहा हूँ। देखिए समझें, अगर मैंने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में बेनिफिट लिया, वो तो सैलरी में टैक्स होगा, मगर एम्प्लॉयर मुझे जो घर दे रहा है कहाँ से ला रहा है, कहीं से रेंट पे लेके, या तो उसका ओनरशिप का है या कहीं रेंट पे ला रहा है। किससे रेंट पे ले रहा है, किसी से भी ले रहा है, तो उसको रेंट पे करेगा तो वो रेंट कमाएगा, वो उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। तो मैं उसके पास गया, एम्प्लॉयर के पास, के सर देखें आपके पास घर नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के हिसाब से आपने मुझे घर देना है, आप क्या करो, मुझसे ही रेंट पे ले लो भाई, कहीं और से भी तो लोगे ना, मेरे पास मेरा घर है, मुझसे रेंट पे लेके मुझे दे दो। तो दो ट्रांजैक्शन मर्ज हो गई, रेंट पे प्रॉपर्टी का जाना और एम्प्लॉय को मिलना। ऐसे केस में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे फेयर मार्केट प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करता। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे नॉर्मली फेयर मार्केट प्रिंसिपल अप्लाई करता है, मगर उस केस में अप्लाई नहीं करेगा जब ट्रांजैक्शन मर्ज हो जाए, कि एम्प्लॉई अपना घर किसको दे, किसको दे, नहीं किसको दे, रेंट पे ओनर उसको एम्प्लॉयर को दे, और एम्प्लॉयर वो उसको परक्विजिट में वापस लौटा दे। इसको कहते हैं सेल्फ हायरिंग। तो मैं इन शॉर्ट बोलूँगा, सेल्फ हायरिंग के केस में फेयर मार्केट प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, रेंट लिखेंगे, ये अकोमोडेशन इसलिए लिखना चाहता हूँ ताकि बिल्डिंग है, ताकि आपको वो रिपेयर अलाउंस याद रहे कि उसको देना है। हाउस हायरिंग और सेल्फ हायरिंग अलग अलग चीज़ें बेटा। अच्छा जी, इस केस में इसको कितने मिले, 2 लाख, हालांकि फेयर मार्केट कितना था, 2.5 लाख था। हाँ, अब देखें ये पेड मंथली रेंट उसको, अब इसमें किस मंथ से उसको मिला, आइडेंटिफाइड है नहीं है, तो इसका मतलब 12 महीने से ही, जुलाई से ही हम इसको ले लेंगे, और ये 12 के हिसाब से उसके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चला जाएगा 24। अब इसके अंदर कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, मगर फिर भी एक डिडक्शन देनी पड़ेगी, और वो क्या है, क्यों रिपेयर हाउस, क्योंकि बिल्डिंग है। रिपेयर हाउस कितना मिलता है, 1/5 किसका, इसका। सही है बच्चों, ये लेस होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ चुकी है, इनकम अंडर हेड आ चुकी है, और वो कितनी बनती है,
19-20। नेक्स्ट हेड कैपिटल गेन भी है। क्या हुआ था ऐसा कि कैपिटल गेन कैलकुलेट करो? शेयर्स बिके, एम्प्लॉय शेयर स्कीम के शेयर्स बिके। अब हमें चाहिए सीआर और कॉस्ट। सबसे पहले सीआर, क्योंकि वो सीआर क्या है, आए ज़रा गौर से पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर इसने 1 लाख शेयर्स बेचे। शेयर्स किसके? एक एम्प्लॉयर के, किसी के भी हों, मगर हमारे पास कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा जो लिस्टेड कंपनी है, यानी सेपरेट ब्लॉक सिक्योरिटीज़ की बात हो रही है। तो मैं एहतियातन इस पर कैपिटल गेन के आगे ही लिखना चाहता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये क्या है, ये सेपरेट ब्लॉक है, मगर क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन एक ही थी इसलिए ऊपर टाइटल में ही लिख देता हूँ, वरना टाइटल में हम नहीं लिखते। सिक्योरिटीज़, सही है बच्चों? सीआर लाइन, सीआर इसकी कितनी है भाई? 1 लाख शेयर थे ना, कितने के बिके? 100 के पर शेयर। सोल्ड 100,000 शेयर्स 800 रुपीज़ ईच, नेट ऑफ एक्सपेंस। सही है? तो मेरे पास हैं कितने नंबर ऑफ शेयर्स? 1 लाख। कितने के बिके? 100 के। तो मेरी सीआर क्या बन गई? सही है भाई? क्या ऐसा जो मैंने लिखा सही लिखा? दोबारा चेक करें बेटा। 1 लाख शेयर है, यस। 100 रुपये के बिका, बिल्कुल सही है। आगे जाएं। दिस शेयर्स वर इशू टू हिम अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम। 21 में कुछ हुआ होगा, उस वक्त 21 के हिसाब से जा रहे हैं। कितने पे मिले थे? 25 पे। मार्केट वैल्यू शेयर्स की उस वक्त कितनी थी? 40। अब रुके, मैं इसकी कॉस्ट निकालना चाहता हूँ। कॉस्ट में आएगा, बात सुनिएगा, कॉस्ट में आता है वो अमाउंट जो आपने ऑप्शन राइट, शेयर्स या सैलरी में टैक्स करवाया। तो मैं पुरानी वर्किंग उन बच्चों के लिए कर रहा हूं जिनकी थोड़ी रिवीजन और लर्निंग वीक है, ताकि वो भी कॉन्सेप्ट पक्का कर ले और आपके लेवल पे आ जाएं। शेयर्स कितने थे मुझे मिले? 1 लाख। तो ये मैं बात कर रहा हूँ टैक्स ईयर 21 में सैलरी में कितना टैक्स हुआ था, उसकी सैलरी की टैक्सेशन करवा रहा हूँ उसे। उस वक्त फेयर मार्केट कितना था? नहीं 40। गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो। ऑन द इशू क्या है? डेट ऑफ 40 ही है, करेक्ट 40 ही है भाई। तो आपके पास शेयर्स आए थे, आपको याद है मैंने आपको कहा था शेयर 2 किस्म के होंगे, विथ रिस्ट्रिक्शन, विदाउट रिस्ट्रिक्शन। नहीं बताया जाए तो विदाउट रिस्ट्रिक्शन। और विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाले शेयर्स में क्या करते हैं? डेट ऑफ इशू का फेयर मार्केट निकालते हैं। हमने वही लिया, डेट ऑफ इशू का फेयर मार्केट, माइनस क्या करते हैं? कॉस्ट को। कॉस्ट इसकी कितनी थी? कितने में मिले? 25 रुपये में मिले। तो कॉस्ट में आती हैं क्या क्या चीज़ें? कॉस्ट में बच्चों आती हैं कंसिडरेशन पेड फॉर राइट ऑप्शन या शेयर्स। इसमें राइट ऑप्शन की पेमेंट गिवन नहीं है, शेयर्स की गिवन है 25 रुपये। तो सैलरी में कितना टैक्स हुआ होगा? हुआ होगा क्योंकि किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमें ये अमाउंट भी कॉस्ट बनाना पड़ेगा। ये अमाउंट भी कॉस्ट बनाएंगे। अब ज़रा देखिएगा कॉस्ट में क्या चीज़ें आती हैं। कॉस्ट में आएंगी 2 चीज़ें, कॉस्ट में आएंगी 2 चीज़ें। एक तो आएगा 1 लाख रुपए पे एक्चुअल पे क्या किया हमने? 25 पे किया, 25 पे किया बेटा, ये आ गया। सैलरी में कितना टैक्स करवाया? सैलरी में कितना टैक्स करवाया? ये सैलरी में टैक्स करवाया। दोनों को ऐड कर लो। इन अदर वर्ड्स 40 रुपए के हिसाब से, 40 रुपए के हिसाब से, ये 25 40 के हिसाब से, आप जिसने भी 40 कहा था सही कहा था, मगर तरीक़ेकार ये नहीं है कि स्ट्रेट 40 से करो। तरीका ये है कि एक्चुअल कॉस्ट उठाओ, जो 3 होंगी राइट ऑप्शन और शेयर्स, उसमें सैलरी में टैक्स किया गया पोर्शन ऐड करो, वो कॉस्ट बन जाएगी। तो अगर कोई 40 के ज़रिए पे निकालता है तो गलत तो वो भी नहीं है, मगर करेक्ट तरीका ये था जो मैंने आपको निकाल के दिया। क्या बात समझ आ गई आपको? तो आपको मिल चुका है क्या? कैपिटल गेन्स। कैसे मिला आपको? ये इससे आपने माइनस किया। अब रुकिएगा, सवाल क्या पूछा था उसने कहा था टोटल इनकम बताओ, टैक्सेबल इनकम बताओ। तो अब हमने क्या करना है? हम करेंगे सम ऑफ ऑल। याद रखना सजेस्टेड आंसर देखने वालों
वो सजेस्टेड आंसर के अंदर एक तो एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं होता, सजेस्टेड आंसर एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं होता, जिस चीज़ पे आपको नंबर किया जाता है वो नहीं होता। रिक्वायरमेंट के अंदर अगर कोई सीधा टैक्सेबल इनकम लिख देगा, गलत है, आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। सम ऑफ ऑल हेड्स, इसमें कितने हेड्स हैं? 2 3, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। सम ऑफ ऑल हेड्स हो गया बेटा, हो गया। अब क्या आता है, कोई इसमें एग्जेम्पशन है? नहीं है। क्या बन चुका है? टोटल इनकम। ये देना ज़रूरी है बेटा। इवन सवाल सिर्फ टैक्सेबल इनकम पे बनाए ना, तब भी टोटल इनकम हम अलग से देंगे। बताएं मैं क्या करूं, सेम अमाउंट को टोटल इनकम कर दिया मैंने। और जी मेरा बेटा, जी एक सेकंड बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आई स्टैंड करेक्टेड। एग्जाम्प्ट इनकम तो है भाई इसमें, 75,000 क्या थी एग्जाम्प्ट इनकम। एक हमारे पास थी 75,000। हाँ बेटा, हाँ मेडिकल भी एग्जाम्प्ट है। क्यों नहीं लिखेंगे? नहीं वो भी एग्जाम्प्ट है भाई। कितना मेडिकल था, रीइंबर्समेंट कितनी थी मेडिकल की? हाँ बेटा, मेडिकल का ये 8 लाख भी तो एग्जाम्प्ट है। इसको भी ऐड कर लो, 75 को भी ऐड कर लो। अब आप जिसने सजेस्टेड आंसर देखा होगा उसने तो ये स्टेप नहीं किए, उसने तो सीधा टैक्सेबल लिख दिया। भाई किसने बोला है सजेस्टेड आंसर फॉलो करना है? आपने कंप्लीट स्टेप फॉलो करना है, याद रखना। तो आपके पास टोटल एग्जाम्पशन कितनी हो गई? 875 875। हाँ भाई, अब ऐड करें सर जी, ऐड करें बिल्कुल। अब आपके पास टोटल इनकम आ गई, लेस कर लो भाई, एग्जाम्प्ट इनकम लेस कर लो। सही है बेटा, सेम फिगर आ गई। अब ये क्या कहलाएगी? नहीं, कौन सी बेटा? वो अभी आ रहा है बेटा। हाँ बेटा, मैं बता रहा हूँ, जब आपने एग्जाम्प्ट इनकम, क्योंकि उसमें है ही नहीं ना, नेट टोटल इनकम इसलिए मैं नहीं ला रहा क्योंकि उसमें से डिडक्टेबल अमाउंट है ही नहीं, क्या माइनस करूंगा? है ही नहीं तो क्यों लिखूंगा बेटा? देखो बात सुना, नहीं मेंशन 2 टर्म करने होते हैं लाजमन। कोई सम ऑफ ऑल हेड्स नहीं लिखेगा, वो भी गलत नहीं होगा। 2 टर्म है बेटा जो सेक्शन 11, सेक्शन 9, 10, 11 में जिक्र है। सेक्शन 9 है टैक्सेबल इनकम, सेक्शन 10 है टोटल इनकम, सेक्शन 11 है हेड्स ऑफ इनकम। तो आप जो टर्मिनोलॉजी में है टोटल इनकम वाला स्टेप नहीं छोड़ सकते, टैक्सेबल इनकम नहीं छोड़ सकते, मगर नेट टोटल इनकम अगर नहीं है तो मेंशन नहीं करो। ओके बेटा, तो ये हो गया आपके पास क्या, टैक्सेबल इनकम आ गई है। अब देखिए मेरी बात सुने, रेट तो अप्लाई करने ही नहीं थे, नहीं करने ना, तो प्रैक्टिकली सवाल कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। मगर मैं ये ज़रूर शो करना चाहता हूँ कि ये टैक्सेबल इनकम तो है, मगर इसके 2 कंपोनेंट हैं, और वो कौन से हैं? एक नॉर्मल रेट पे टैक्स होगा, एक सेपरेट ब्लॉक होगा। इसमें सेपरेट ब्लॉक कौन सा है? सेपरेट ब्लॉक टैक्सेबल एट रिड्यूस्ड या सेपरेट, इसके रेट्स अलग होते हैं बेटा, इसलिए उसको हम अलग कर रहे हैं। बताएं इसमें से क्या माइनस करूंगा? वो किधर है? वो है कैपिटल गेन, ये वाला, इसका गेन ये है ना, ये अमाउंट जो है आपका सेपरेट रेट पे टैक्स होगा। ठीक है, ये -6 मिलियन यहाँ आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये माइनस हो गया। अब आपके पास रह गई कौन सी टैक्सेबल इनकम? टैक्सेबल इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स एट व्हाट रेट? नॉर्मल रेट्स, नॉर्मल टेब्यूलर रेट्स, जो फर्स्ट शेड्यूल के रेट्स हैं उसके लिए। तो माइनस करें इसको, ये माइनस कर दिया, ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ।
इस सवाल के अंदर आपने देखा कोई खास डिफिकल्टी नहीं थी, इजी क्वेश्चन था। इसका मतलब है सवाल देख के कोई अजम्पशन ना करे कि इजी या डिफिकल्ट है, उसको पढ़ें, अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करें। ओके बेटा, ऑनलाइन क्लियर है भाई? इसमें बेटा एक इस वक्त करंटली इस सवाल में पूछा नहीं गया, अलग से इस पे सवाल करा रहा हूँ तुम्हें। अभी हमारे पास टाइम है क्योंकि अभी हम एओपी करेंगे, फिर आप सवाल निकाल के दे, मैं करा दूंगा। सही है? ओके बेटा, ऑनलाइन क्लियर है? ऑनलाइन के बच्चों बेटा कंफर्म कर लो, इजी था, आप सबको समझ आ गया? ओके बेटा, ऐसे ही सवाल हुआ करेंगे सारे, देखना। आओ मेरा बच्चा, एक और सवाल को गो थ्रू करते हैं। भाई कौन सा था वो लेंदी सवाल? 24 था, कौन सा था भाई? ऑटम कौन सा? ऑटम 24। हाँ, वो कह रहे हैं एक सैलरी का सवाल था, वो करा दे। ये भाई सलीम खान वाला, ये छोटा है, 7 नंबर का है। सितंबर ऑटम 23 का एक सवाल कह रहे हैं भाई, सलमान वाला। भाई हम सलमान वाले सवाल करने के लिए स्टार्ट हो जाओ भाई। किया हुआ है, मगर सारे बच्चों को करा दें, क्लास में कराया था, मगर अब भी करा देते हैं, आप बोलो तो, प्रैक्टिस के लिए। भाई ये मुझे अच्छा एक बात सुने, चूँकि भाई तुम लोगों के लिए तो आसान है, बाकियों के लिए थोड़ी है, सबका सोचो ना यार। चलो मैं एक काम करता हूँ, कर लिया आप लोगों ने? ऑनलाइन वाला बेटा कर लिया आप लोगों ने? चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक दफ़ा रीड करके बताता जाऊँ, फिर नमाज का ब्रेक भी हो जाएगा, फिर मैं एओपी करना चाहता हूँ मगरिब के बाद। वो आ रहा है ना, आ चुका होगा तो मैंने यार को बोलूँ आ जाए तो दे दो यार, रखना नहीं। हाँ कौन वाला? वो वाला फ़ोन ले आओ। हाँ वो बेटा, वो सिर्फ ऑफिस में मिलता है मैं। अच्छा भाई, अच्छा बेटा आयशा, कल का टॉपिक नहीं है, मैं आपको इसकी एंड पे बताऊंगा कि आप लोगों को चूँकि अब आसानी शुरू हो गई है, लर्निंग भी हो रही है, प्रैक्टिस भी हो रही है, तो अब आप लोगों की डिमांड आ रही है कि हमें थ्योरी कराएं, तो मैं इसके लिए थ्योरी का सेशन रखूंगा जिसमें 2-3 चीज़ें कवर करूंगा। मैंने आज स्टार्ट में ही बोला था 5 टॉपिक थ्योरी के मेरे पे छोड़ दो, और मैं कोशिश करूंगा कि वो आपको कल तो खैर नहीं कराऊंगा, अगले हफ्ते में मैं आपको शायद सैटरडे से पहले करा दूंगा। मैंने सैटरडे बोला था, मगर मैं सैटरडे से पहले किसी दिन रखूंगा, अनाउंसमेंट होगी ग्रुप में कि थ्योरी के सारे टॉपिक्स कौन कौन से मैंने कहा है मेरे पे छोड़ो। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन, नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 3 एथिक्स, रिटर्न, असेसमेंट। मैंने कहा है मैं एक दिन में याद भी कराऊंगा, ड्राफ्टिंग भी सिखाऊंगा। क्या आपको अगर ज़रूरत है तो रेगुलर क्लास में तो वैसे ही आपने पढ़ लिया है, आपको क्या ज़रूरत है भाई? हैं क्या? तो ये क्या चल रहा था एंड होने पे, तो क्या पढ़ता है रोज? ये थ्योरी तो है, कह रहे सही पढ़ाते हैं आप थ्योरी में। चलो भाई ऐसे ही पढ़ाऊंगा, टेंशन ना ले। चले मेरे बच्चों, नेक्स्ट बेटा रिटर्न का टॉपिक है वेल्थ स्टेटमेंट। रिटर्न का टॉपिक है वेल्थ स्टेटमेंट, रिटर्न का हिस्सा है वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट कैसे बनती है ये रिटर्न के साथ पढ़ाया जाएगा, ओके? और उसमें भी सवाल होंगे, उसमें भी वो लिखेंगे कैसे, जवाब कैसे लिखते हैं थ्योरी के, वो भी मैं शामिल कर रहा हूँ। आप अगर कोई टॉपिक चेंज करना चाहोगे कर सकते हो, मगर एक दिन में जो मुमकिन है ना वो मैं करूँगा। मेरा अंदाज़ा है कि ये 5 टॉपिक हो सकते हैं, छठा होगा वो भी करा दूंगा। उसके बाद आप बोलना डिमांड पे। 7 का मैं अभी 2 मिनट में याद भी करा सकता हूँ, फौजी भाई के ज़रिए एक किस्सा सुनाता हूँ फौजी भाई का। हाँ अब इसको मैं गो थ्रू कर लूँ क्योंकि आसार कुछ अच्छे दिख रहे हैं पिज़्ज़ा के, इसीलिए भाई गो थ्रू करते हैं। अच्छा बच्चों तवज्जो, ऑनलाइन वालों बेटा तवज्जो, ये असेसमेंट वगैरह के लिए मैंने कहा मैं आपको एक दिन दे दूंगा बेटा,
कल का नहीं है, कल नहीं, कल आप जाके थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करो। अच्छा बेटा, सलमान वर्क्स एज हेड क्या? भाईजान तवज्जा, द मोमेंट आप कभी भी यहाँ देखो कोई कैफे, होटल, रेस्टोरेंट, समझ जाओ वो फ्री में लंच करेगा मुफ्ता, और वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आपको याद होगा इस किस्म की एग्जेम्पशन पढ़ी आपने? 4 चीजें थी उसमें एग्जेम्पशन में। पहला क्या था? पहला है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और एम्प्लॉयज़ के एजुकेशन, अपना एक एम्प्लॉयज़ के एजुकेशन यानी बच्चों की हो रही है, एग्जाम्प्ट। दूसरा, इसके अलावा हॉस्पिटल और क्लिनिक है, वहाँ का एम्प्लॉई है और उसको फ्री ट्रीटमेंट मिल रही है, फुली एग्जाम्प्ट। और तीसरा था फूड। फूड किस केस के में था? ड्यूरिंग ड्यूटी आवर, होटल और रेस्टोरेंट के एम्प्लॉई को जो मिलता है, एग्जाम्प्ट। और चौथा क्या था? अदर नहीं था, कोई टर्म सुनना है, मार्जिनल कॉस्ट लिखा था। क्या किसी और केस में अगर वो बेनिफिट देते हुए मार्जिनल कॉस्ट इनकर नहीं हो रही तो वो भी एग्जेम्प्ट था। ये 4 की जगह पे एग्जेम्पशन थी। तो उसमें हमने पढ़ा था कि फूड अगर एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा, देने वाला एम्प्लॉयर होटल या रेस्टोरेंट हो और कुछ ना हो, फैक्ट्री ना हो, बैंक ना हो, कुछ और ना हो। अब देखें, अगर किसी और ने फ्री फूड दे दिया टैक्स करेंगे, कंसेशनल फूड दिया टैक्स करेंगे। ये एग्जेम्पशन सिर्फ उसी वक्त है जब एम्प्लॉयर होटल या रेस्टोरेंट हो। ये कैफे है, यहाँ पॉसिबिलिटी इस चीज़ की। ओके, ही रिसीव्ड फॉलोइंग बेसिक सैलरी, भाई क्या करोगे? हाउस रेंट अलाउंस, एनुअल बोनस सब टैक्स करेंगे। फ्री मील आ गई भाई, फ्री मील आ गई भाई, क्या करोगे? ये एग्जेम्प्ट होगी क्योंकि ऊपर उसने उसको कैफे बनाया था, एग्जेम्प्ट हो गई। स्टाफ डिस्काउंट्स at all restaurants owned by ZL, Salman availed a discount worth 40,000। सुन लो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में मिलने वाले सारे बेनिफिट्स, टैक्स हैं, सैलरी हैं, तो ये डिस्काउंट क्यों मिला? ये क्या ट्रेड डिस्काउंट है या एम्प्लॉय डिस्काउंट है? क्या ये बेनिफिट है? टैक्स होगा। एम्प्लॉई होने की वजह से डिस्काउंट मिला, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, टैक्स होगा सैलरी में। हेल्थ इंश्योरेंस अमाउंट अप टू 5 लाख। अब अप टू 5 लाख का मतलब है मैक्सिमम कवरेज इसकी 5 लाख है। पंखा भी बंद करें, मैं इनको चुप करा देता हूँ। बेटा भाई चंदा पंखा बंद करें। ऐसी आपका 17 पे चल रहा है, 16 पे चल रहा है, नहीं चल रहा तो आगे आगे बैठ, इधर ना। तो कौन सा मोड है यार? तुम भी पागल हो ना, मोड चेंज करो ना उसका। मैंने तुम लोग यार पागल हो यार। ले 17 भाई, हो गया। तो अगर ये 5 लाख रुपए मैक्सिमम कवरेज है, इसका मतलब अगर बीमार पड़ा मैक्सिमम इंश्योरेंस कितना खर्चा करेगी? 5 लाख। 5 लाख 550 की तरफ से आ गया, क्या नजर आ रहा है तुझे? और इंश्योरेंस प्रीमियम जो उसके लिए पे हुआ है वो 70,000 पे हुआ है। दोनों फिगर इरेलीवेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई के लिए हेल्थ इंश्योरेंस अरेंज करे और प्रीमियम पे करे, ये प्रीमियम का पे होना एम्प्लॉय का बेनिफिट नहीं है, एम्प्लॉयर का अपना खर्चा है। सिर्फ प्रीमियम दिया गया, हम उसे इग्नोर करेंगे, सैलरी में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर अपनी रिस्क को मिटिगेट कर रहा है, ना कि हमें बेनिफिट दे रहा। हमें तो बेनिफिट उस वक्त मिलेगा ना जब बीमार पड़ेंगे। तो हमारा बेनिफिट ना 5 लाख है क्योंकि मैक्सिमम कवरेज है, ना 70,000 है। हमारा बेनिफिट है 3 लाख रुपए जो हमें एक्चुअली मिला। कहाँ से मिला? हॉस्पिटलाइजेशन के जरिए। अब आप इसको छोड़ दो कि एम्प्लॉयर ने कैसे अरेंज किया, मगर ये मेडिकल बेनिफिट्स हैं जो एग्जेम्प्ट होते हैं बशर्ते के 3 कंडीशंस हो। कौन सी? वही जो आपने अभी जिक्र किया था। एक, नंबर 1 एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, हॉस्पिटल या क्लिनिक का एंटीएन हो, और आखिरी क्या था? अगर रीइंबर्समेंट है तो उस केस में बिल्स को वो सर्टिफाई करे कि ये जेन्युइन है। तो 3 लाख रुपए क्या बन जाएगा? हेल्थ इंश्योरेंस की मद में नहीं, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप की मद में मेडिकल बेनिफिट्स बन के एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये 3 लाख एग्जेम्प्ट है।
कंपनी मेंटेन कार विच इज परचेस्ड बाय टीसी फॉर 2 मिलियन। फेयर मार्केट वैल्यू कार का इस वक्त 5.5 है। फेयर मार्केट वैल्यू सिर्फ एक ही सूरत में लेते हैं जब लीज हो, और वो भी करंट नहीं, जिस वक्त लीज की गई थी उस वक्त का। तो ये फिगर इरेलीवेंट हो जाएगी। ऑन्ड होने की वजह से आपका 2 मिलियन बेस किया जाएगा। यूज्ड है पार्टली फॉर पार्टी की सूरत में 5% होगा। अब देखो बेटा, ये है मेरा बेटा ट्रांजैक्शन जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था। परचेज है या लीज्ड है? परचेज्ड। क्या लेंगे? कॉस्ट। किसे इग्नोर करेंगे? फेयर मार्केट। और क्या हुआ ऐसे केस में? कार जो है वो यूज हो रही है पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर पर्सनल यूज, यानी 5%। तो 5% किसका लेंगे? कॉस्ट का। 5% कॉस्ट का लेंगे, ठीक है। तो 2 मिलियन का 5% सैलरी में ऐड हो जाएगा। अब ऑप्शन टू अक्वायर 12,000 शेयर्स। देखिए बिल्कुल देखेंगे, कार मेंटेन्ड जो है वह परचेज। फेयर मार्केट वैल्यू कार का कितना है? इसमें कहीं पे गिवन है कि कब मिली? अगर गिवन हो जरूर देखेंगे ताकि उतने डेज तक उसको रिस्ट्रिक्ट करें। ये जो 30 जून की डेट है वो उसका फेयर मार्केट बता रहा है, तो फेयर मार्केट इग्नोर करेंगे हम। फेयर मार्केट तो करंट फेयर मार्केट तो कभी भी टैक्स में यूज नहीं होता। फेयर मार्केट यूज होता भी है तो सिर्फ लीज में, वो भी उस वक्त जब फेयर मार्केट हम लेंगे कौन सा? कमेंसमेंट ऑफ लीज की टाइम वाला। तो ये इरेलीवेंट डेट है, इस वजह से आगे बढ़ गए। अब देखिए ये तवज्जो कीजिएगा, ऑप्शन टू अक्वायर 12,000 शेयर्स। गौर से सुनना, इससे मिला है ऑप्शन टू अक्वायर 12,000 शेयर। जब चाहो 12,000 शेयर ले सकते हो एट प्राइस ऑफ 98 पर शेयर अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम। इसका मतलब तुम 98 पर शेयर दे के 12,000 शेयर ले सकते हो। पर शेयर पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? मगर जितना जुमला मैंने पढ़ा है इससे पता नहीं चल रहा कि शेयर्स मिले भी। इसका मतलब अभी तक ऑप्शन है, ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुआ। द ऑप्शन वॉज ग्रांटेड ऑन 1 February 23 when the fair market value of shares was 104 per share. Salman exercised the option on 1 March 23 when the fair market was 110. अब हमने शेयर्स कब लिए? 1 February पे या 1 March पे? कैसे पता चला शेयर्स मिले? ये वर्ड यूज हुआ ऑप्शन का एक्सरसाइज होना। हमने शेयर्स ले लिए कितने पे? 110। आप क्या करेंगे? 110 मल्टीप्लाइड बाय 12,000 माइनस क्या करोगे? 98 मल्टीप्लाइड बाय 12,000। जो बैलेंस होगा वो सैलरी में ऐड होगा। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है 8% ऑफ बेसिक सैलरी इन रिकॉग्नाइज। ये रिकॉग्नाइज आ गया, इसका मतलब एनुअल बेस पे टैक्स करोगे। ड्यूरिंग द ईयर 22% प्रॉफिट वाज क्रेडिटेड टू सलमान अकाउंट, हिज बैलेंस उसका है 960। अब थोड़ी तवज्जो करें, एक तो बेसिक सैलरी का 8% कंट्रीब्यूट हुआ, एम्प्लॉयर ने किया है। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन नहीं है, होती तब भी हम इग्नोर करते। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन इग्नोर इसलिए होती है कि वो सालाना बेसिस पे टैक्स नहीं होती, एंड बेसिस पे भी टैक्स नहीं होती। तो 8% ऑफ बेसिक सैलरी जो मिला उसकी फिगर आएगी। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे क्या, चूंकि ये मेन अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, तो निकालेंगे 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी और कंपेयर करेंगे फिक्स्ड अमाउंट से विच इज 150, विच एवर इज लोअर वो माइनस करेंगे इस 8% ऑफ बेसिक से। एक्सेस आएगा तो हम उसको टैक्स करेंगे। अब 8% बेसिक सैलरी का, ऊपर बेसिक सैलरी क्या है? बेसिक सैलरी कितनी है? 2.4, 24 लाख। इसका 8% कितना बना? 190। तो मिला इसको 192। ये ट्रांजैक्शन कैसे होगी? क्योंकि इसमें आप फंस सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। 24 लाख उसकी बेसिक सैलरी है और हमें कहा गया है कि इसकी इसमें से कितना कंट्रीब्यूशन हुई है एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूशन, इसका कितने परसेंट? इसका 8%। तो हम कहेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कितने परसेंट पे? 8% पे। उठाएं इसका 8%, ये उसका अमाउंट मिला है। अब हमें दो में से लोअर लाना है, और वो दो कौन से थे? एक लेना है हमने 1
10th यानी 10% किसका, उसी का बेसिक सैलरी का। तो एक तरफ हमें 1/10 चाहिए, ये इसका हम 1/10 लेते हैं, 10% हमने इसका ले लिया, ये हो गया 1/10। दूसरा क्या है 150, तो दोनों में से कौन सा लेंगे, लोअर लेंगे। तो लोअर कितना बना, लोअर बना 1.5 लाख, वो हो जाएगा माइनस। तो सैलरी में कितना टैक्स होगा, ये सैलरी में टैक्स होगा 42। ठीक है, ऐसे ही क्योंकि उसने अमाउंट देने के बजाय परसेंटेज दे दी, तो पहले तो ये देखो ना कि कंट्रीब्यूशन हुई कितनी है। इसी तरीके से आए, सवाल में गिवन है, सवाल में गिवन है इंटरेस्ट 22% प्रॉफिट वाज क्रेडिटेड टू सलमान अकाउंट, हिज बैलेंस इन दी 22% किसका, इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है भाई। वो गिवन इस तरह है कि एक्यूमुलेटेड बैलेंस ये है, इस पे 22% मिला इसको, क्योंकि 22% प्रॉफिट जो है किसी अमाउंट पे कैलकुलेट हुआ होगा ना, तो किस चीज़ पे कैलकुलेट हुआ होगा, अमाउंट इन्वेस्टेड पे। अमाउंट इन्वेस्टेड क्या होता है, वो एक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है, जो अकाउंट में पड़े हुए पैसे होंगे उसी पे मिलेगा ना, घर पे पड़े हुए पैसे पे थोड़ी मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका पहले हमने वर्कआउट करना है कि इंटरेस्ट कितना इंक्रीज हुआ, इंटरेस्ट अक्रेशन ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट कितना कमाया इसने ड्यूरिंग द ईयर, वो हमें गिवन नहीं है, हमें ड्राइव करना पड़ा है। और वो हमने कैसे ड्राइव किया, एक्यूमुलेटेड बैलेंस से ही हमने ड्राइव किया, क्योंकि हमें एक्यूमुलेटेड बैलेंस गिवन है, ठीक है, और परसेंटेज भी गिवन है। तो 960 हमारा एक्यूमुलेटेड बैलेंस है, और उस पर वो कहता है 22% से ये अमाउंट इसने अर्न किया है, तो 0.22 ये बन गया उसका, ये बन गया उसका इंटरेस्ट। अब इसमें से कितना टैक्स होगा, अब हायर अमाउंट लाएंगे हम। हायर अमाउंट किसका लाएंगे, सबसे पहले हमें चाहिए 1/3, इसका हमें चाहिए कितना, इसका हमें चाहिए 1/3, ये मिल गया 8 लाख। दूसरा हमें चाहिए कितना, 16% एक्यूमुलेटेड बैलेंस का, तो लाएं इसका 16% निकालें, ये है सर जी 16, विचेवर इज इस इंटरेस्ट की सूरत में विचेवर इज हायर है, हायर कितना है 8 लाख। तो सारा का सारा अमाउंट टैक्स नहीं होगा, क्योंकि लिमिट के अंदर है, तो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा 0। नेगेटिव इसलिए नहीं आएगा कि ये लिमिट है, कोई अमाउंट नहीं है, ये हो जाएगा 0, क्योंकि पूरा का पूरा इंटरेस्ट उसने कमाया, पूरा का पूरा इसलिए चला गया कि विचेवर हायर लेना है हमने, तो वहाँ पे उसका 1/3 की वजह से 8 लाख, और दूसरी तरफ तो इस वजह से वो 0 हो गया। भाई ये बात समझ आ गई आपको, ये यहाँ पे ट्रांजैक्शन थी। ट्रेनिंग हुई है इसकी 3 वीक की culinary शेफ कोर्स की। सलमान अटेंडेड दिस कोर्स इन दुबई फॉर विच टीसी पेड अ कोर्स फी, 5 लाख रुपए कोर्स फी। क्या करने गया है, काम क्या करता है ये, शेफ है। कहाँ भाई, ये एक कैफे में शेफ है, इसको ट्रेनिंग पे किसने भेजा, तो क्या ये दुबई जब गया, तो दुबई मशहूर है पेंटिंग करने के लिए, तो पेंटिंग करने गया, कौन सा कोर्स करने गया, पेंटिंग का। क्या ये परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है, तो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है तो नहीं करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, परफॉर्मेंस, हाँ एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने। मगर इसमें इन एडिशन टू हिज स्टे इन दुबई ही वॉज प्रोवाइडेड ट्रेवल अलाउंस, 2.5 लाख रुपए का ट्रेवल अलाउंस था। सलमान ने क्या किया, उसने वो बजाय के होटल में रहता, कौन सा होटल, एटलांटिस, एनीथिंग अदर देन एटलांटिस इज फजूल। बता रहा हूं तुम लोगों को, इतना कमाओ के, इतना कमाओ के अगर किसी से नाराजगी हो ना, उसको बोलो चाय पीने एटलांटिस जा रहा हूं, सीरियसली बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। देन यू गेट टू योर लाइफ। इफ यू डोंट गेट टू लिव दिस लाइफ, इफ यू डोंट गेट टू लिव दिस लाइफ, सुन लो, अगर बेटा और अगर नाराज हो के वो कोयटा अनाबी होटल जा रहे हो, तो बेटा फिर ये कोई जिंदगी नहीं है। इससे अच्छा है मेरे पास आना, पिज्जा मिलके खाएंगे। ओके चलो बेटा, तो इसने क्या किया, वो किसी के पास रह गया, उसकी बचत कितनी हो गई भाई, क्या करोगे इसको, ये टैक्स हो जाएगा, सैलरी में जाएगा। खर्चा कितना हुआ, हाँ नहीं, स्पेंड 1 लाख है, 1.5 लाख की बचत है। अमीर हो गया, अमीर हो गया, बचत हो गई।
चले भाई, नेक्स्ट है सैलरी से आगे। ड्यूरिंग द ईयर सलमान रिसीव्ड इंटरेस्ट इनकम। ले भाई, इंटरेस्ट इनकम कहाँ से? फ्रॉम हिज बैंक। अमाउंट वाज नेट ऑफ विदहोल्डिंग। सबसे पहले ये याद रखना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनकम कमाएगा तो 5 मिलियन को ना बोलना। क्यों? अगर 5 मिलियन तक होगा तो FTR, एक्सीडिंग होगा तो IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बिजनेस उस वक्त हो सकता है जब उसका धंधा हो। ये धंधा है? नहीं है तो IFOS। अगर 5 मिलियन से कम है, उसका धंधा है, तब भी FTR। उसके ऊपर जाएगा तो फिर किसी एड में जाएगा। एड में जाने से ये ज़रूरी है 5 से एक्सीडिंग हो। ये बात चल रही है इंडिविजुअल की, ठीक है। तो इसकी इनकम इंटरेस्ट की 5 मिलियन से कम है, ये क्या है? FTR है, FTR है। मगर FTR का ग्रॉस अमाउंट कितना है? नेट ऑफ विदहोल्डिंग है ना, तो ग्रॉस तो निकालो 9 लाख। जब हम लिखेंगे ना FTR इनकम को डिस्क्लोजर देंगे ना, तो सबसे पहले क्या होगा? टैक्स पेएबल या टैक्स लायबिलिटी अंडर NTR आ चुकी होगी। लिखेंगे एड FTR। FTR में हम क्या लिखेंगे? 9 लाख। रेट क्या लगाएंगे? 15%। और जो टैक्स बनेगा वो आगे लिखेंगे। मगर ये टैक्स ऑलरेडी पेड होता है, 4 माइनस भी कर लेंगे। नेक्स्ट है बेटा, सलमान पेड 3 लाख as donation to non-profit organization listed in 13th schedule. 80% of the amount was paid through cross check and remaining was paid in cash. आपको याद होगा इस पे उसको क्रेडिट मिलेगा, मगर 80% पे, अमाउंट के 80% पे, 100% पे नहीं। क्योंकि अगर वो अमाउंट जब डोनेशन के लिए देते हैं तो उसमें क्रेडिट उस वक्त मिलेगा जब आप बैंकिंग चैनल से पेमेंट करेंगे। अगर अमाउंट होगा तो क्रॉस चेक से पे करो, कैश से अगर पे करेंगे तो क्रेडिट नहीं मिलता। ड्यूरिंग द ईयर TC विद 4 लाख रुपए जो इसके TC ने काटे, वो टैक्स में आखिर में माइनस करेंगे, वो भी क्रेडिट है, ठीक है। पहले डोनेशन को माइनस किया, आखिर में इसको माइनस करेंगे। अब ये सारी बातें मैंने इसलिए की ताकि आसानी हो, एक प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं ब्रेक कर रहा हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या हुआ पिज़्ज़ा का। क्या ये वो वाला पिज़्ज़ा तो नहीं है? सुनो, क्या ये वो वाला पिज़्ज़ा तो नहीं है? जब कोई मेहमान आए तो उसको इशारा किया जाए, चाय तो लाना। तो समझ गए? चाय तो लाना मतलब इशारा ये होता है, चाय तो लाना मतलब नहीं लाना। क्या मैंने ऐसे तो नहीं बोला? लेट मी गो एंड चेक। तो अभी आपका पिज़्ज़ा ब्रेक होगा, आ जाएगा, यकीनन आ जाएगा, और नमाज ब्रेक होगा। वापस आके हम क्या करेंगे भाई? AOP ऑनलाइन। सही है बेटा, ऑनलाइन कंफर्म करो। आप लोगों को सारी चीज़ समझ आ गई? भाई पिज़्ज़ा खाने दे यार, कुछ भी नहीं खाया। हाँ पूछो। ऑनलाइन वालों, अब आप उसको बेटा एक दफ़ा करके देखेंगे सारे। मैंने एक्सप्लेन कर दी सारी ट्रांजैक्शंस, आप एक्सप्लेन करें। जी बेटा। कौन सा वाला? कौन सा? ये समझाऊँ? यहाँ समझाऊँ? इधर आ जाओ ना, पकड़ो इसको। ये वाला वो बता दे। हाँ वो सही है, अच्छा है, बड़ा वाला ही कर लेते। हाँ बेटा, कहता है ऑप्शन टू अक्वायर, ठीक है। शेयर्स के अक्वायर ऑप्शन मिला है ना, 12,000 शेयर्स का, मगर ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन टू अक्वायर शेयर्स हैं। आगे क्या कहता है? एट प्राइस, यानी जब भी तुम शेयर्स लोगे, इसका मतलब आज तुम्हें हम दे रहे हैं 12,000 शेयर का, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो हम तुम्हें शेयर नहीं देंगे। जब भी पैसे हो जाए आ जाना, 12,000 में से जितने कहोगे हम तुम्हें दे देंगे, तुम्हारा ऑप्शन है। उसने पैसे अरेंज किए, अब पर शेयर कितना अरेंज करे कि 12,000 शेयर ले सके? वो कहता है आपने अरेंज करना है 98 पर शेयर अरेंज करो, जाओ। ओके। ऑप्शन उसको ग्रांट कब हुआ है? 1 फरवरी पे हुआ। जब ऑप्शन मिला उस वक्त शेयर्स की प्राइस है 104 रुपये की, मगर जब उसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया यानी उसको शेयर मिल गए, उस वक्त प्राइस थी 110 की। इन अदर वर्ड्स ये विदाउट रिस्ट्रिक्शन शेयर्स मिले हैं, और जब विदाउट रिस्ट्रिक्शन शेयर्स मिलते हैं तो डेट ऑफ इशू की फेमा कर देंगे। डेट ऑफ इशू क्या है इसकी? जब तुम एक्सरसाइज करोगे तब मिलेगा, 1 मार्च। तो आपने क्या किया? आपने 110 से मल्टीप्लाई किया, इसको 12,000 शेयर्स मिल चुके हैं। मगर आपको कहा गया था ऊपर ही
कि पेमेंट भी करनी पड़ेगी, तो 12,000 पे 98 की पेमेंट की उसने, जो बैलेंस होगा सैलरी में टैक्स। और अगर सर ये सर शेयर्स वो बेचता तो फिर हम गेन में उसको बेचेगा तो कैपिटल गेन। ट्रेनिंग वाले, पहली बात यह है कि ये ट्रेनिंग करने गया है अपनी जॉब के लिए। कलनरी कहते हैं किस चीज़ को, खाना बनाने को। तो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के लिए गया, उसको 5 लाख का ट्रेनिंग कोर्स है, इसका ज़ाती बेनिफिट नहीं है, ये एग्जाम्प्ट है। 2.5 लाख उसको ट्रेवल अलाउंस है, मगर उसने वहाँ जैसे होटल में रुकेगा, आने जाने का टैक्सी का खर्चा, तो वो किसी दोस्त के पास रह गया, उसका खर्चा हुआ उस काम करने के, मगर 1 लाख 1.5 लाख रुपए उसके बच गए, वो टैक्स हो गया। प्रोविडेंट फंड तो बता दिया ना बेटा, प्रोविडेंट फंड ये था, कहता है आपका बेसिक सैलरी इतना अमाउंट है, आपको मिला कितना, कहता है 8% इसका मिला, तो इसका 8% निकाला 192 हुआ, तो इतने पैसे एम्प्लॉयर ने आपके फंड में डाले। हम क्या करते हैं, बेसिक सैलरी का 1/10 निकालते हैं, ये 1/10 हो गया, और दूसरी तरफ 150, दोनों में से लोअर लेते हैं, लोअर हो गया 150, माइनस किया, इससे एक्सेस को टैक्स करेंगे, ये सैलरी है। और वहाँ पे मिले कितने इंटरेस्ट में, बजाय के फिगर देने के ड्राइव करवा रहे हैं, कहता है एक्यूमुलेटेड बैलेंस इतना है, 22 पे मिला, तो इसके 22 पे कितने मिले, ये 2,21,200। अब हम यहाँ क्या करते हैं, बेसिक सैलरी का 1/3 लेते हैं, और दूसरी तरफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस का 16% लेते हैं, विच एवर इज हायर, 8 लाख हायर है इससे, देयरफॉर 0 होगा, पूरा का पूरा टैक्स नहीं होगा। अच्छा भाई, ऑनलाइन ब्रेक करें, चलो भाई चंदा ब्रेक करते हैं। हमें पिज़्ज़ा तो नहीं मिल रहा, पर दुआ कर दें। बहुत बहुत दुआएं मेरा बेटा, बहुत बहुत दुआएं आप सबके लिए, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। सर सवाल, अगर बैंक अपने एम्प्लॉय को कंसेशनल ऑनलाइन वाले